आज तक हम देखते आए हैं कि हमेशा चीन एक्ट करता है और भारत उसके बाद रिएक्ट करता है, लेकिन अब समय बदल चुका है। लद्दाख में पेंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे पर चीन की सेना को खदेड़ने के बाद अब सबकी नजर इस बात पर है कि चीन का अगला कदम क्या होगा। इस इलाके में जल्द ही सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है और चीन को जो कुछ भी करना है उसके पास समय बहुत ज्यादा नहीं है। 4 से 5 हफ्तों का समय ही बचा है, चाहे वो भारत हो या चीन। भारतीय सेना इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझती है। लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक चीन से लगी सीमा पर अब कड़ी निगरानी रखी जा रही है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने कहा है कि भारत सीमा पर शांति चाहता है, लेकिन किसी भी चुनौती का मुकाबला करने के लिए भारत तैयार है। सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे इस समय लेह में हैं। वो 2 दिन के दौरे पर आज सुबह ही वहां पहुंचे हैं और आर्मी चीफ का इस तरह मोर्चे पर जाना और ये दुश्मन के लिए एक बहुत बड़ा संदेश देता है। इससे यह भी पता चलता है कि हमारी सेना के हौसले कितने बुलंद हैं और इरादे इस समय कितने आक्रामक हैं। चीन का खतरा सिर्फ लद्दाख में नहीं है, देश की पूर्वी सीमा यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी चीन कभी भी कोई भी हरकत कर सकता है। एक दिन पहले ही वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया पूर्वी सीमा के फॉरवर्ड एयर बेसिस के दौरे पर होकर आए हैं। एक तरफ भारतीय सेना ने चीन पर दबाव बनाकर रखा है, दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय ने कूटनीति का दांव चला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत किसी भी मुद्दे का हल बातचीत से निकालने में ही विश्वास रखता है। इसका मतलब यह हुआ कि बातचीत में अब भारत का पलड़ा भारी है। It is clear that the situation we witness over the past 4 months is a direct result of the actions taken by the Chinese side that sought to effect unilateral change of status quo. These actions resulted in violation of the bilateral agreements and protocol which ensured peace and tranquility in the border areas for close to 3 decades. लद्दाख ही नहीं, भारत और चीन के बीच लगभग 3,400 किलोमीटर लंबी पूरी सीमा पर इस समय भारत की सेना और वायुसेना फुल अलर्ट पर हैं। हिंद महासागर में भी चीन की गतिविधियों पर भारतीय नौसेना नजर रख रही है। भारतीय सेना जानती है कि खतरा सिर्फ चीन से नहीं है। चीन जब मुश्किल में होता है तो वो पाकिस्तान को अपने एक प्यादे की तरह इस्तेमाल करता है। इसलिए देश की पश्चिमी सीमा यानी पाकिस्तान की तरफ भी सेना अब हर खतरे के लिए तैयार है। और आज जनरल बिपिन रावत का अचानक इस तरह का यह बयान देना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब आगे बढ़ने से पहले हम आपको जनरल बिपिन रावत की यह बात सुनाना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर जनरल बिपिन रावत ने चीन और पाकिस्तान दोनों को एक साथ एक खास संदेश देने की कोशिश की है। We have our protocols in the way we want to ensure peace and tranquility along the borders. We have our border management protocols which have been signed between us and China right from 1993 onwards, and we have modified these protocols continuously. But of late we have been seeing some aggressive actions by the Chinese, but we are capable of handling these in the best suitable way. We have our tri-services, that is the Army, Navy and Air Force, capable of dealing with our threats along our frontiers. कुल मिलाकर चीन के खिलाफ भारत ने अब एक रणनीतिक बढ़त हासिल कर ली है, क्योंकि आपको याद होगा हम लगातार आपको बताते आ रहे हैं कि भारत ने लद्दाख में जो चीन के साथ हमारी सीमा लगी हुई है, पेंगोंग झील के आसपास फिंगर इलाके में भी बहुत रणनीतिक इलाकों पर अब अपना कब्जा जमा लिया है। ये वो इलाके हैं जहां 1962 के बाद भारतीय सेना पहली बार पहुंची है और रणनीति के हिसाब से ये इलाके बहुत महत्वपूर्ण हैं। और हम आपको जैसा बताते आ रहे हैं, ये वो इलाके हैं जहां पर जो सेना जितनी ज्यादा हाइट पर रहती है उस सेना को उतना ही ज्यादा फायदा मिलता है। और इस समय रणनीतिक इलाकों में भारत की सेना चीन की सेना के मुकाबले कहीं ज्यादा ऊपर हाइट्स पर बैठी है, क्योंकि हमने बहुत महत्वपूर्ण चोटियां जो हैं वहां पर, जो महत्वपूर्ण पहाड़ों की चोटियां हैं, उन पर हमने अपना कब्जा जमा लिया है। और क्योंकि भारत की सेना अब ऊंचाई पर बैठी हुई है, वो चीन की सेना पर ठीक से नजर रख पा रही है। और बहुत सारे इलाके अब ऐसे हैं जहां चीन और भारत की सेना एक दूसरे के सामने हैं। फिंगर इलाके में भी, पेंगोंग झील के आसपास के इलाके में भारतीय सेना और चीन की सेना
आमने सामने खड़ी हुई हैं और दोनों एक दूसरे के फायरिंग रेंज में हैं। अब चीन को यह सोचना है कि वो इस पूरी स्थिति के बाद युद्ध करना चाहता है या बातचीत की टेबल पर आकर इस समस्या को सुलझाना चाहता है। चीन आगे क्या करेगा, इसके लिए अगले 4 से 5 सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि अक्टूबर के बाद लद्दाख के इलाके में सर्दी बहुत बढ़ जाती है और इस दौरान वहां पर कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन चलाना आसान नहीं होता। चीन की मुश्किल भी यही है और कि भारत अब काफी ऊंचाई पर पहुंच गया है और चीन की सेना जहां नीचे बैठी हुई है, उसके लिए भारत की फौज से ऐसे मौसम में लड़ना आसान काम नहीं होगा। हम भारतीय सेना के इस पराक्रम से जुड़ी एक और विशेष जानकारी आपके साथ आज शेयर करेंगे। 29 अगस्त की रात को चीन के सैनिक भी ब्लैक टॉप और उसके पास की पहाड़ियों पर कब्जा करना चाहते थे। भारत और चीन के सैनिकों से लगभग एक ही वक्त में इस चोटी पर चढ़ाई शुरू की थी, लेकिन भारतीय सैनिकों ने बहुत कम वक्त में इन पहाड़ों की चढ़ाई पूरी करके इन चोटियों पर कब्जा कर लिया। यानी चीन की सेना भी इन चोटियों पर पहुंचना चाहती थी और भारत की सेना भी पहुंचना चाहती थी। दोनों कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारत के सैनिक इन चोटियों पर चीन की सेना से पहले पहुंच गए और चीन के सैनिक जब तक इन चोटियों पर पहुंचे तो वहां पहले से ही भारतीय सैनिक मौजूद थे। भारतीय सेना को पहाड़ों पर लड़ने वाली सबसे मजबूत सेनाओं में से एक माना जाता है। पहाड़ की लड़ाई में भारतीय जवान शारीरिक तौर पर हमेशा चीन पर भारी पड़ते हैं। इसका नमूना हम गलवान घाटी में 15 जून और 16 जून को हुई घटना में भी देख चुके हैं, जब नीचे होने के बावजूद भारतीय सैनिकों ने चीन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया था। क्योंकि भारत के जो सैनिक हैं, पहली बात यह है कि उनकी ट्रेनिंग पहाड़ पर रहने के लिए, पहाड़ पर लड़ाई करने के लिए पूरी दुनिया में सबसे बेहतर है। उन्हें पहाड़ पर एक बहुत अच्छे योद्धा के तौर पर ट्रेन किया जाता है और दूसरा, भारत के जो सैनिक हैं उनको आदत है इस तरह के टेरेन में ऑपरेट करने की। हम आपको उन हालात के बारे में अब बताएंगे जिनके कारण चीन की सेना बुरी तरह से अब फंस गई है। LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सर्दियों में कोई भी कार्रवाई बहुत मुश्किल होती है। उसके बाद अगले वर्ष तक भारतीय सैनिक जहां पर मौजूद हैं उसी को लाइन ऑफ कंट्रोल मान लिया जाएगा। यानी ब्लैक टॉप और उसके पास की पहाड़ियों पर भारतीय सैनिकों को हटाने के लिए चीन किसी प्रकार की सैन्य कार्रवाई नहीं कर पाएगा। इस दौरान भारतीय सेना को अपनी स्थिति मजबूत बनाने का और समय भी मिल जाएगा, तैयारी का और समय मिल जाएगा। भारतीय सेना 20,000 सैनिकों को लद्दाख के उस इलाके में रहने का अब इंतजाम कर रही है। इनमें वो सैनिक भी शामिल होंगे जिन्हें आराम या इलाज के लिए आगे के मोर्चे से पीछे भेजा जाएगा। पिछले साल तक पूर्वी लद्दाख में लगभग 15,000 सैनिक तैनात रहते थे, लेकिन इस समय यहां पिछले साल से 4 गुना ज्यादा यानी करीब 60,000 सैनिक तैनात हैं। जवानों को यहां की कड़ाके की सर्दी में सुरक्षित रखना सबसे बड़ी चुनौती होता है। सर्दियों में चुशूल का तापमान 0 से 30 डिग्री तक नीचे पहुंच जाता है, यानी -30 डिग्री टेम्परेचर रहता है। इसके लिए खास तरह के थर्मल टेंट्स की जरूरत पड़ती है जिनमें रहकर सैनिक मोर्चा संभाल सकें। अक्टूबर के बाद से पूर्वी इलाकों में जरूरी सामान की सप्लाई भी बहुत मुश्किल हो जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि अगला 1 महीना सैनिक कार्रवाइयों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी समय चीन की तरफ से हमला होने की सबसे ज्यादा आशंका है। LAC पर मौजूदा हालात भारतीय सैनिकों के लिए अनुकूल हैं। कुछ दिनों पहले चीन के एक रक्षा विशेषज्ञ ने भारतीय सेना की पहाड़ों पर लड़ने की क्षमता की तारीफ की थी। भारत की माउंटेन फोर्स दुनिया में सबसे ताकतवर मानी जाती है और इसमें 2 लाख से ज्यादा सैनिक भी हैं। इतने सैनिक दुनिया की किसी माउंटेन फोर्स के पास नहीं है। यानी ये 1962 का भारत नहीं, बल्कि ये 2020 का भारत है। इसलिए चीन को किसी तरह के भ्रम में अब रहना नहीं चाहिए। उसे भी यह एहसास जरूर होगा कि कोई भी दुस्साहस अब उस पर भारी पड़ सकता है। हम लोगों को हाई ऑल्टीट्यूड में, माउंटेन वॉरफेयर में बहुत सालों से लड़ने की आदत है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे हाई ऑल्टीट्यूड में और माउंटेन में लड़ने में थोड़ी सी परेशानी आती है। रेरिफाइड एटमॉस्फेयर है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, हवा बहुत ज़्यादा तेज चलती है, आदमियों को खाने की परेशानी होती है, सोने की परेशानी होती है, फ्रॉस्ट बाइट, चिलब्लेन की तकलीफ होती है। लेकिन जब आपको इस बारे में मालूम है उससे कैसे बचा जा सकता है तो आप बच सकते हैं। और हमारे जो सैनिक हैं वो इस बात में एक्लिमेटाइज होकर के ही रहते हैं।
जहां तक चीन का सवाल है, चीन में कॉन्स्क्रिप्शन होता है। चीन में जो मैंने देखा है, वो अपने अपने बैरकों में रहते हैं। वो सर्दियों में या नॉर्मल इसमें वो सामने मेरे को कभी नहीं दिखते। वो आते हैं गाड़ियों में जो सेंट्रली हीटेड गाड़ियां हैं और वापस अपने इस पे चले जाते हैं कमरों में जो सेंट्रली हीटेड है। ऐसे उनको तकलीफ होगी। चीन को उस माहौल में जबरदस्त तकलीफ होने वाली है। अब खास बात यह है कि चीन से लगी इस सीमा पर जहां की हम आपको बात बता रहे हैं, पिछले साल सर्दियों तक भारतीय सैनिकों की यहां पर कोई तैनाती नहीं होती थी, लेकिन इस वर्ष हालात बदल चुके हैं। ऐसे में सैनिकों को समय समय पर आराम देना और सैनिकों की नई यूनिट को तैनात करने की प्रक्रिया अब चलती रहेगी। लेह जैसी जगहों पर बड़ी तादाद में सैनिकों को हर समय अच्छे हालात में तैयार रखना एक बहुत जरूरी होता है। भारतीय सेना ने इसकी तैयारी अब शुरू कर दी है। चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने जो कदम उठाए हैं, उन्हें समझने के लिए आज हम आपको विदुर नीति के बारे में बताना चाहते हैं। महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक हैं विदुर। वो हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के भाई थे। विदुर अपने समय की कूटनीति और धर्म के सबसे बड़े जानकार माने जाते हैं, इसलिए उन्हें हस्तिनापुर का प्रधानमंत्री बनाया गया था। कूटनीति के बारे में उनके विचारों को विदुर नीति कहा जाता है। आपने शायद ना पढ़ा हो, लेकिन विदुर नीति आज के समय में भी बहुत कारगर साबित होगी। उनकी इसी नीति को भारत ने चीन पर लागू करने की कोशिश की है, और वो नीति क्या है अब आप देखिए। विदुर ने कहा था, शठे शाठ्यम समाचरेत। इसका मतलब है जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करो। अगर कोई आपके साथ युद्ध करना चाहे तो आपको भी उसके साथ युद्ध करना चाहिए। विदुर के अनुसार शत्रु के साथ संधि यानी समझौता तब करना चाहिए जब आप कमजोर हो, यानी अगर शत्रु आपसे ज्यादा मजबूत है और आप जानते हैं कि आप कमजोर हैं, तब आपको संधि करनी चाहिए। शत्रु बहुत आक्रामक हो तो अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए ताकि वो आगे कोई दुस्साहस न करे। चीन के साथ एलएसी पर तनाव के बीच स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का नाम भी अब आजकल काफी सामने आ रहा है। यह वही फोर्स है जिसके जवानों ने 29 और 30 अगस्त को एलएसी पर ब्लैक टॉप और आसपास की पहाड़ियों पर कब्जा किया था। इसे विकास रेजिमेंट भी कहा जाता है। आज आपको इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी हम बताना चाहते हैं। वर्ष 1962 में भारत और चीन युद्ध के बाद विकास रेजिमेंट की स्थापना की गई थी और ये एलएसी पर तैनात रहते हैं। इस फोर्स की स्थापना मेजर जनरल सुजान सिंह ने की थी। मेजर जनरल सुजान सिंह 22 माउंटेन डिवीजन के प्रमुख थे, इसलिए इस फोर्स को एस्टेब्लिशमेंट 22 का नाम भी मिला था। विकास रेजिमेंट का हेडक्वार्टर उत्तराखंड के चक्राता में है और कहा जाता है कि वर्ष 1962 के युद्ध के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने भी इस फोर्स के जवानों को ट्रेन किया था। शुरुआत में इस फोर्स में सिर्फ तिब्बत के लोगों को भर्ती किया जाता था और आजकल इसमें गोरखा भी शामिल होते हैं और ये पहाड़ी इलाकों में युद्ध करने में माहिर होते हैं। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स अक्सर भारतीय सेना के साथ मिलकर ऑपरेशन करती है, लेकिन यह सेना का हिस्सा नहीं है। यह फोर्स सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देशों पर अपना काम करती है। विकास रेजिमेंट ने वर्ष 1971 के भारत और पाकिस्तान युद्ध और कारगिल वॉर में भी हिस्सा लिया था। कहा जाता है कि विकास रेजिमेंट ऐसे मिलिट्री ऑपरेशंस में हिस्सा लेती है जो टॉप सीक्रेट होते हैं, बहुत गोपनीय होते हैं। इनसे जुड़ी ज्यादातर खबरें क्लासिफाइड होती हैं, इसलिए हम इसके बारे में आपको हम भी और ज्यादा नहीं बता पाएंगे। कहते हैं इस फोर्स में सिर्फ 5000 कमांडोज हैं, यानी इनकी तादाद बहुत कम रखी गई है, लेकिन असंभव से दिखने वाले लक्ष्यों को हासिल करने के लिए इन्हीं पर भरोसा किया जाता है और ये इस काम के लिए खास तौर पर ट्रेन किए गए हैं। आप कह सकते हैं कि ये सैनिक देश के असली नायक हैं, जो देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।